प्रोफेसर मनोज कुमार झा राष्ट्रीय जनता दल के इंटेलेक्चुअल फेस हैं। वो मार्च 2018 से राज्यसभा सांसद हैं, साथ ही आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पिछले दिनों राज्यसभा में चर्चा के दौरान कोरोना से हुई मौतों पर जब मनोज कुमार झा बोले तो पूरे देश को भावुक कर गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके भाषण को जमकर सराहा। प्रोफेसर मनोज कुमार झा मूल रूप से बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। वे शैक्षणिक जगत से राजनीति में आए हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में एमए की डिग्री हासिल की, फिर सन 2000 में पीएचडी किया। 1994 में मनोज झा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जुड़े और वहां सोशल वर्क पढ़ाने के लिए लेक्चरर बहाल हुए। वो सन 2002 में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से जुड़े। राजनेता ही नहीं, एक प्रोफेसर के रूप में भी मनोज झा ने अच्छा नाम कमाया है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, गवर्नेंस जैसे विषयों पर काफी रिसर्च किया है। आज की तारीख में प्रोफेसर मनोज कुमार झा भारतीय राजनीति के एक कद्दावर नेता हैं। मनोज झा सदन के भीतर और बाहर आवाम की आवाज मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं। वो अपने मजबूत तर्कों से विरोधियों को चित कर देते हैं। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा साहब, आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। कोरोना की त्रासदी को, लोगों के दर्द को संसद में रखने वाले, जिनके शब्दों ने पूरे देश के दर्द को सदन में रखा, हमारे साथ हैं आरजेडी से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा साहब। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, जुलाई में आपने जनता के दर्द को राज्यसभा में रखा, लेकिन वो दर्द सरकार तक नहीं पहुंचा। देखिए, मुझे उम्मीद है कि पहुंचेगा ज़रूर, क्योंकि उस दिन मैं एक दल की तरफ से नहीं बोल रहा था, मैं स्वयं भी नहीं बोल रहा था। संभवतः जो 2 महीने हमने लाचारी, बेबसी की देखे, हाहाकार के देखे थे, वो 2 महीने इस मुल्क की स्मृति से कभी जाएंगे नहीं। और उसी संदर्भ में मैंने बात रखी थी। वो सिर्फ इसलिए लोगों को छू गई क्योंकि वो दर्द, वो पीड़ा, वो परेशानी, वो बदहाली और बेबसी पे रोना, वो सबका था, करोड़ों हिंदुस्तानियों का था, जो कि जिंदगी में डिग्निटी नहीं पाए, मौत में डिग्निटी नहीं दे पाए अपने लोगों को। सरकार के भी कई लोग, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कई मंत्री जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं वो भी आए और उन्होंने कईयों ने तो ये कहा कि मैं रो दिया, हम रो दिए। मैं समझता हूँ कि अगर कम से कम इस तरह की शुरुआत होती है तो शायद सरकार जो आज दिख रही है कि इनकार कर रही है, शायद उनको ये सुनना पड़े, क्योंकि ये सिर्फ मनोज झा नहीं बोल रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल नहीं बोल रहा था, ये करोड़ों हिंदुस्तानी बोल रहे थे जिन्होंने अपने को खो दिया। जी सर, मॉनसून सत्र 2 दिन पहले ख़त्म हुआ। राज्यसभा ने 19 बिल पास किए बिना बहस के। तो आने वाले समय में इसके लोकतंत्र और संसदीय परंपरा पे क्या परिणाम होने की संभावना है? 19 से ज़्यादा बिल पास किए, कई तकरीबन 30 के आसपास बिल पास किए। लेजिस्लेटिव बिजनेस लेना ज़रूरी होता है, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि लेजिस्लेशन और डेलिबरेशन में आप क्या साम्य समरूपता रखते हैं, किस प्रकार का संतुलन रखते हैं। 7, 8, 9 मिनट में अगर बिल पास होता है, यानी मंत्री महोदय बिल पेश करें और वही मंत्री महोदय 7 मिनट के बाद भी पास कर दें। जब संसद की संकल्पना रही थी तो लगा था कि हम हमेशा किसी भी बिल के पर एक व्यापक विमर्श करें, क्योंकि विमर्श से बिल की कमियां उजागर होती हैं, बिल बेहद और पुख्ता होता है। अगर इन रवायतों का, इन परंपराओं का, लोकतांत्रिक विमर्श को आप खत्म करके बिल पास करवा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर, जो मैं बार बार कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नई संसद की इमारत बना रहे हैं, लेकिन संसदीय लोकतंत्र संग्रहालय में भेजा जा रहा है, उसका म्यूजियमाइजेशन हो रहा है। ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, सिर्फ दलों के लिए नहीं, राजनीतिक दलों के लिए नहीं, एक आम नागरिक के लिए, कि उनके सरोकार की चीज़ों पर संसद के अंदर चर्चा को क्यों ब्लॉक किया जाता है। सर, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पे संसद में जो हुआ उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या कोई समाधान निकालने की कोशिश हुई विपक्ष द्वारा? देखिए, विपक्ष
आप अगर संसदीय लोकतंत्र के व्याकरण को समझे तो जैसे चुनाव होता है, चुनाव हुआ, एक पार्टी जीती, कुछ पार्टी या पार्टियां हार गई, लेकिन संसद के अंदर वो जीत हार का व्याकरण नहीं चलता, वो ग्रामर नहीं चलता। आप सत्ता में हैं, आपका काम है संसद को सुचारू चलाना, 2 कदम आगे बढ़ना, ये हमेशा जब जिसकी सरकार रही है ये उसकी जिम्मेवारी होती है। माई वे और हाईवे वाले नजरिए से कि हमारे पास आंकड़ा है, लोकसभा में स्वतः है और राज्यसभा में आंकड़ा प्रबंधन कर लेते हैं, जब तक आप उस नजरिए में बदलाव नहीं लाएंगे, अहंकार और गुरूर को कम से कम कुछ क्षणों के लिए किनारे करके जब तक आप बात नहीं करेंगे, ये रोड ब्लॉक रहेगा। रोड ब्लॉक था क्या? कोविड मिसमैनेजमेंट पे हम बात करना चाहते थे, क्योंकि सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, यानी कि पूरे करोड़ों लोग इस देश में झूठ बोल रहे थे जो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था। आप खुद ऑक्सीजन की ट्रेन चला रहे थे, हवाई जहाज से ला रहे थे, वो सब झूठा था। दूसरी चीज, किसान, काले कानून किसानों से 9 महीने से, कौन है? भारत माता की संतान है, कौन सी नौटंकी कर रहे हैं आप? उनकी नहीं सुन सकते। बेरोजगारी आपके दौर में चरम पे है, 50 वर्षों में बेरोजगारी का आलम ये नहीं था। जिस मिडिल क्लास के भरोसे आप आए थे ना, आज आपने उस मिडिल क्लास की कमर तोड़ के रख दी, आप उस पर चर्चा नहीं चाहते। पेगासस पे, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा है, आप जुडिशियरी को स्नूप कर रहे थे, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को स्नूप कर रहे थे, मीडिया के साथियों को स्नूप कर रहे हैं, और तो और छोड़िए अपने मंत्रिमंडल के लोगों को स्नूप कर रहे हैं। क्या उस पर चर्चा ना हो? दुनिया के अलग अलग देशों में चर्चा भी हो रही है और जांच भी हो रही है, हमारे यहाँ पर्दा डाला जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि संसद की गरिमा बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है कि खुले मन से एक व्यापक चीज पे चर्चा हो, क्योंकि संसद में जनता के जो प्रतिनिधि हैं, सिर्फ आपके दल के नहीं, बाकी दलों के, वो विमर्श खुले मन से चाहते हैं। सर, आपने पेगासस की जिक्र किया, एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनएसओ से कोई डील की बात करने से इनकार करती है, तो आपको लगता है कि कभी सच आएगा सामने, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है? एक आपको मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का बयान आया, जिस व्यक्ति विशेष ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने वो बयान दिया, खुद उन पर भी स्नूपिंग हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अब भी हमारा कोई, इसमें रूल आउट नहीं होता कि पहले नहीं था या आगे नहीं होगा। बहरहाल होम मिनिस्ट्री की ओर से कोई बयान आया नहीं आया, और ये हवा में चीजें नहीं होंगी, क्योंकि एनएसओ की फंक्शनिंग अगर आप देखें तो वो स्टेट टू स्टेट होता है। दुनिया के बाकी देशों को देखिए, जहां का लोकतंत्र हमारी तरह मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जांच को तैयार हुए। हमारे यहाँ किस चीज से डर है? क्या खुलासा हो जाएगा? लोकतंत्र में इस तरह का मिजाज नहीं चलता, और ये पेगासस मामूली चीज नहीं है, ये आपके कमरे के अंदर पहुंच करके आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को भी दिखती है। तो ये ऑटोनॉमी, एजेंसी, फ्रीडम, कई सारी चीजों पर एक तरह से स्टेट का ब्रूटलाइजेशन चल रहा है। सर, जातीय जनगणना की बात करें तो आरजेडी नेता श्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, तो सर जातीय जनगणना करवाने के क्या फ़ायदे हैं और सरकार इससे क्यों भाग रही है? देखिए, मैं सीधी सी बात कहूँ, जातिगत जनगणना को लेकर के मेरा दल लगातार गंभीर रहा। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, 2011 में भारत की संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, डीएमके के कई साथी, उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा चाहिए। अगर आपका विकास समावेशी होना है, समावेशी विकास के लिए एक व्यापक वर्ग की जानकारी ही नहीं है आपको। आधी से ज्यादा जिनकी आबादी है उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। जानकारी इकट्ठा होनी शुरू हुई, इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर जब इनकी सरकार आई 14 के बाद, तो मैंने कई दफा सवाल पूछा सदन में, तो हमें बताया गया कि डेटा करप्ट हो गया, जिसके संदर्भ में मैंने सदन में कहा कि डेटा करप्ट हुआ या डेटा यहां करप्ट हुआ, क्योंकि दोनों में बड़ा तालमेल रहता। फिर नेता प्रतिपक्ष कई वर्षों से, और हाल के दिनों में उन्होंने टोन अप किया। बहुजन चिंता का दबाव इतना था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के कहने के बाद नीतीश जी भी साथ आए। पूरे विधानमंडल दल ने समवेत स्वर में माननीय प्रधानमंत्री जी से वक्त मांगा। ये दलीय विषय नहीं है,
स्पष्ट कर चुके हैं नेता प्रतिपक्ष। ये आंकड़ा क्यों चाहिए? इसलिए कि आपका विकास हवाई ना हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कई चीजों के लिए वक्त है, लेकिन पूरी बिहार विधानसभा के प्रतिनिधियों जो डेलीगेशन मिलना चाहता था उसके लिए वक्त नहीं है। तो एक तरह से तो जो कल ठीक ही कहा तेजस्वी जी ने कि बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं, बिहार के मानस का भी अपमान है। सर, अंतिम सवाल कि जातीय जनगणना से अगर सरकार मानती है तो क्या उस वर्ग में जो 50% आरक्षण की सीमा है, कोई संघर्ष देखने को मिल सकता है? संघर्ष तो होगा, इसलिए होगा क्योंकि आपने 50% का कैप लगाया हुआ है। वो कैप मीनिंगलेस है। वैसे भी जब आपने 10% EWS कर दिया तो आपको उसको बढ़ाना होगा। मंडल कमीशन ने 31 के डेटा पर लगभग 52% का आंकड़ा रखा था और कहा था चूंकि सीलिंग है तो हम 27 से ऊपर नहीं जाएंगे। आप मंत्रालय, सचिवालय, विश्वविद्यालय से लेकर के अलग अलग सेवाओं में प्रतिनिधित्व और सहभागिता का प्रतिशत देख लीजिए, वो डराता है, चौंकाता है। इसलिए मैं समझता हूँ दोनों चीजें, आंकड़े लाइए और इस कैप को आप ऊपर ले जाइए, जिससे कि एक जो हम अभी कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तब तक हवाई रहेगा, बेमानी रहेगा, जब तक आप पुख्ता पहलकदमियां नहीं करते। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू डेमोक्रेटिक